हैं कि जो तापमापी है उसका प्रयोग कैसे करें। तापमापी के उपयोग में क्या सावधानियां बरतें हैं, उपयोग में क्या सावधानियां बरतें हैं, किस चीज का ध्यान रखें। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो तापमापी होता है उस तापमापी को हमें प्रतिरोधी से, यानी इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक द्रव। यानी जैसे मान लीजिए एक चिकित्सक ने किसी एक व्यक्ति के शरीर का ताप मापा, अगर वह किसी प्रकार से रोगी था, उसके शरीर के जो जर्म थे, वो जर्म जो कीटाणु रोगाणु थे वो थर्मामीटर पे लग गए, यानी तापमापी पे। अगर उसका इस्तेमाल दूसरे पे करेंगे तो वो रोगाणु जो है उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली सावधानी है उसको प्रतिरोधी, जिसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है एक ऐसा द्रव, एक ऐसा पदार्थ जो जर्म्स को, रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, उसे हम बोलते हैं प्रतिरोधी। जैसे आपने देखा घाव को साफ करने के लिए सेवलोन, डिटोल आदि द्रवों का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड होते हैं हमारे पास। वो क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, जो जर्म्स के ऊपर जो प्रकार से वाउंड घाव के ऊपर जो जर्म होते हैं उनको मार देते हैं। तो पहली सावधानी ये है कि हमें तापमापी का प्रयोग करने से पहले हमें उसको प्रतिरोधी से साफ कर लेना चाहिए। दूसरा जब हम करें तो डॉक्टरी तापमापी का प्रयोग की बात हो रही है, ठीक है, तो उसका तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। प्रयोग करते समय इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि जो तापमापी है जिससे आप ताप मापने जा रहे हो उसमें जो पारे का स्तर है वो, आपने देखा कि जब डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं तो पारे कोई तापमापी को इस तरह से झटका देते हैं। क्यों देते हैं वो, ताकि पारे का स्तर जो वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे, तभी हम समझ पाएंगे कि शरीर का तापमान कितना है। अगला तो तीसरा है कि उसको बल्ब से ना पकड़ें, बल्ब को स्पर्श ना करें, बल्ब को स्पर्श नहीं करें। देखिए आप इस्तेमाल करते हैं, ये मान लीजिए ये जो आपके मार्कर में जो ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये जो ब्लैक पॉइंट मान के चलिए कि ये क्या है, पारा वो बल्ब है, तापमापी का जिसमें पारा है। तो आप इसको यहाँ से मत पकड़िए, ऐसे इसको ऊपर से पकड़िए, ठीक है, क्योंकि जब अगर आप इसको पारे के बाद से पकड़ेंगे तो वो आपके शरीर की ऊष्मा को लेकर के तापमान को वेरी कर देगा, और जो एग्जैक्ट माप नहीं पाएंगे उसके तापमान को। तो ये थी कुछ मुख्य सावधानियां। तापमापी को इस्तेमाल करने से पहले प्रतिरोधी से धोना चाहिए, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो उसका तापमान का जो पारे का स्तर वो 35 डिग्री सेल्सियस से जो चिन्ह है उससे नीचे है, और तीसरा के बल्ब को हमने स्पर्श नहीं करना है, ठीक है। और उसको जब हम स्पर्श जाने तो ये देखें एक चौथी जो सामान्य सावधानी है वो तो ये है कि इसको नुकसान ना पहुंचे, कि जब हम इसको साफ करें या किसी कठोर धातु किसी कठोर वस्तु से पदार्थ से ना टकराना है, क्योंकि कांच से बना होता है, कठोर पदार्थ से टकराने पर या कठोर वस्तु से टकराने पर ये टूट सकता है। तो ये थी सामान्य सावधानियां जो हमें तापमापी को मापते समय करनी चाहिए। अब हम तापमान के बारे में एक विशेष बात करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि जैसे अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, आपने कभी समाचार में पढ़ा हो ना कि आज का तापमान, तो दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, न्यूनतम तापमान, ठीक है, दिन का, ठीक है, दिन का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान क्या होता है, ठीक है। न्यूनतम क्या होता है, कम से कम, और अधिकतम का मतलब क्या है, अधिक से अधिक। पर क्या होता है, जो सूर्य जब उदय होता है, सूर्योदय होने के कारण से, सूर्य की किरणों के कारण से जो पर्यावरण हमारा इसमें तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। और ये तापमान बढ़ते बढ़ते चरम तक चला जाता है दोपहर में, दिन के समय यानी दोपहर के समय लिखेंगे, दिन में दोपहर के समय जो लगभग क्या रहेगा 2 से 3 बजे दिन का तापमान अधिकतम होता है, इसे अधिकतम तापमान बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधिकतम तापमान। यानी मान लीजिए आज हम बात करते हैं, हम जब आज की अगर बात करें, जैसे सपोज या कल की बात करते हैं, कल की हमारे पास रिकॉर्ड्स भी हैं। जैसे कल अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ
जब हम उठे सुबह तो तापमान था 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सपोज 30 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय के समय पे था मान लीजिए 30 मान के चलिए, या फिर मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस तापमान था। कब? जब हम सुबह उठे, जब सुबह उठे सूर्योदय के समय पे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता गया ये आ गया हमारा 43 डिग्री सेल्सियस। ये लगभग किस समय आया? 2 से 3 बजे के आसपास। ये कोई फिक्स नहीं है, यानी कि रेंज है टाइम की, ऐसा नहीं कि 2 बजते ही जो तापमान अधिकतम होगा या 3 बजते अधिकतम होगा। ये अनुमानित है, 2 से 3 के आसपास, 2 से थोड़ा पहले भी हो सकता है। यानी मान लीजिए वेरिएशन है इसकी, एक निश्चित तापमान, एक अनुमान है 2 से 3, 1 से 2 भी हो सकता है। ये एक दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के बीच में हो सकता है। तो यानी अधिकतम तापमान बढ़ा 43 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में क्या तापमान घटना शुरू हो गया, घटते ये जो तापमान है, देखो रात भी हुई, रात को 12 बजे के बाद क्या अगला दिन शुरू हो गया, नेक्स्ट डेट शुरू होगी। तो देखिए यहाँ ये घट करके ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 26 डिग्री सेल्सियस। कब आया? ठीक है, ये आ गया सुबह में 4 से 5 बजे के पास, सुबह 4 से 5, यानी दिन में जो प्रातः 4 से 5 बजे के बाद तापमान कितने कम से कम आ गया। ठीक है, कितना? 26 डिग्री। ये हो गया न्यूनतम तापमान, यानी दिन में प्रातः 4 से 5 बजे। मैं ये फिर बता रहा हूँ, 4 से 5 बजे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एक क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि 4 बजे तापमान कम से कम और 4:01 हुई तो तापमान बढ़ना शुरू हो गया। ये एक अनुमानित समय है, 4 से 5 बजे तक तापमान बढ़ता चला जाएगा। और 4 से 5 बजे जो तापमान होता है दिन हमारे जो तापमान होता हुआ है कम से कम होता है, इसे न्यूनतम तापमान कहते हैं, न्यूनतम तापमान कहते हैं। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए कितना आया, ये आया था यहाँ पे कहते हैं, ये कहा था लगभग हमारे 4 से 5 बजे सुबह। ठीक है, ये जरूर नहीं 4 से 5, फिर दोहरा रहा हूं मैं, ये 3 से 4 भी हो सकता है, 4 से 5 भी हो सकता है, लगभग इतना ही रहेगा आसपास इसके। फिर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक बात करते हैं, ये वक्त किया है भाई 4:17 पे, सपोज मैं मान रहा हूं 4:17 हो गया 26। फिर आपने देखा कि फिर ये फिर बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, बढ़ना शुरू हो गया और फिर लगभग आज कितना आ गया तापमान, ये हमारा गया 46 डिग्री सेल्सियस। 46 डिग्री सेल्सियस लगभग कितने, 2 से 3 बजे के बीच में, या फिर मान लीजिए 1 से 2 बजे के बीच में। ठीक है, दिन में। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या ये घटना शुरू हो जाएगा। तो ये है न्यूनतम तापमान और ये है अधिकतम तापमान। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किसी दिन का न्यूनतम या अधिकतम तापमान क्या होता है, तो हमारी परिभाषा ये रहेगी, दिन के समय प्रातः 4 से 5 बजे के बीच जो हमारे दिन का तापमान होता है, हमारे पर्यावरण का तापमान होता है दिन में, वह न्यूनतम होता है, कम से कम होता है। उसके बाद वो तापमान बढ़ने लगता है, इसको हम बोलते हैं न्यूनतम तापमान। और दिन में दोपहर के बाद जब वातावरण का तापमान जो हमारे, ठीक है, वो बढ़ते अधिकतम पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद में वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जहां तक वह अधिक से अधिक बढ़ा, वह तापमान क्या कहलाएगा, अधिकतम तापमान। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। अब हम बात करते हैं ऊष्मा के क्या प्रभाव होते हैं। ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा है एक ऊर्जा है, ऊष्मा के प्रभाव की बात करते हैं। सबसे पहले आता है प्रसार, ऊष्मीय प्रसार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? थर्मल एक्सपेंशन। जब भी पदार्थ को ऊष्मा मिलती है तो वो थोड़ा सा फैल जाता है, क्योंकि जितने भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं उन कणों में ऊर्जा होती है। जब बाहर से ऊर्जा आती है तो कणों में अधिक ऊर्जा होने की वजह से क्या वो फैलना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसका एक क्रियाकलाप करके बताता हूं आपको। क्रियाकलाप मान लीजिए हमारे पास ये एक छल्ला है, किसका बना हुआ है, ये लोहे का। ठीक है, एक लोहे का छल्ला है और ये हमारे पास एक लोहे की बॉल है। ठीक है, ये क्या है, लोहे की गेंद। ठीक है, लोहे की गेंद मान लीजिए। तो हमने क्या किया, सॉरी मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से दिखा देता हूं।
ये मान लीजिए हमारी क्या थी, लोहे की गेंद है, ठीक है। ये कितनी बड़ी है, अब हमने क्या किया, इस ये स्टैंड हमारा आयरन स्टैंड, ठीक है, आयरन स्टैंड आपने देखा होगा हमारा प्रयोगशाला के अंदर स्टैंड होते हैं, तो हमने स्टैंड को लेकर के स्टैंड के ऊपर हमने इसको छल्ले को बांध दिया, ठीक है। ये करीब से हमने ये छल्ला यहाँ पे बांध दिया, ठीक है। इस छल्ले के ऊपर हमने क्या रखा, ये जो लोहे की धातु की या किसी अन्य धातु की, कोई भी हो सकती है, धातु की गेंद है, धातु की गेंद, ठीक है, या धातु का गोला बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये धातु का गोला रखा, ठीक है। अब ये जो धातु का गोला है, ये इस छल्ले में से आर पार नहीं हो रहा है, इसके ऊपर टिक गया, ठीक है। ये लगभग थोड़ा, इसमें ज्यादा अंतर नहीं था, बहुत थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा कि अगर ये थोड़ा सा विस्तार करेगा तो हमें पता चलेगा। अब हम क्या करते हैं, ये छल्ले को लेंगे, इस छल्ले को क्या करेंगे अपन, ये छल्ला लिया, इसको हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। छल्ला वही है लेकिन धातु की गेंद को हमने गर्म नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अब प्रयोग में जब इसको हमने गर्म कर दिया, ये हमारा स्टैंड है, दूसरे गर्म करने के बाद यानी हमने किसको किया, गर्म किया, किसको, लोहे के छल्ले को, लोहे के छल्ले को, ठीक है, यानी रिंग, आयरन रिंग, आयरन रिंग, ठीक है। अब इसको गर्म किया, तो जब हमने इसके ऊपर इस धातु के इसको गोले को या गेंद को डाला, तो वो आर पार हो गई, यानी यहाँ आ गई। ये कैसे हुआ, क्योंकि देखिए जो ऊष्मा थी ना, इस ऊष्मा के कारण जो ये धातु का छल्ला था, ये धातु का छल्ला क्या है, इसके आर पार हो गया, धातु का छल्ला फैल गया, तो धातु का गोला क्या इसके आर पार निकल गया। जैसे मान लीजिए उसका व्यास इतना था, मान लीजिए इतना व्यास था, ठीक है, तो एक्सपेंड हुआ, तो ये इस तरह से फैल गया, तो उसके अंदर से आराम से निकल गया। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है कि ये देखिए स्थिति में, देखिए एक छल्ला लेते हैं, उसके भीतर से जो किसी धातु का गोला वो आर पार निकल रहा है, ठीक है, लेकिन वो बहुत नजदीक से उस ये छल्ले की जो परिधि है उससे बिल्कुल कम गैप से उसको स्पर्श करता हुआ सा ही निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब आप दूसरे तरह से इसको रिवर्स कर दो, धातु के छल्ले को गोले को गर्म कर दो, और फिर छल्ले को, लोहे के छल्ले को गर्म मत करो, तो क्या होगा, जो पहले गोला था वो उसके आर पार निकल रहा था, अब उस छल्ले में से वो गर्म करने के बाद नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि गोला भी धातु का बना हुआ है, ऊष्मा से उसका प्रसार हो गया, और वो जो गोला है वो इसके ऊपर, छल्ले के ऊपर टिक जाएगा। तो ये जो क्रियाकलाप है आप घर पे भी कर देख सकते हैं। ये दर्शाता है कि ऊष्मीय प्रसार होता है, जब भी ऊष्मा किसी पदार्थ में जाती है तो उसके पदार्थों के कणों में अधिक ऊष्मा होने के कारण से पदार्थों के कणों की गति बढ़ती है, इस कारण से उनमें थोड़ा सा प्रसारण होता है, वो फैल जाते हैं, उनका आयतन बढ़ जाता है। ये तो था हमारा पहला प्रभाव ऊष्मा का। अब हमारा दूसरा है, ऊष्मा का दूसरा प्रभाव आता है अवस्था परिवर्तन। क्या आता है, अवस्था परिवर्तन। देखिए जब पदार्थ के अंदर, मैंने आप सभी को आशा है आपको पता भी होगा, पदार्थ जो होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, सामान्य तीन अवस्थाएं हैं, वैसे चौथी अवस्था भी होती है प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। तीन अवस्थाएं कौन सी होती हैं, पहली होती है ठोस, जिस तरह से आपने पत्थर लिया, ईंट या पत्थर है, ये क्या हमारा ठोस अवस्था आ गई। दूसरा कौन सा है, तरल अवस्था, ठीक है, जो पानी है, जल जो बह के चल पड़ता है, तेल आदि, ये सब तरल अवस्था है। और तीसरा होता है हमारा गैस, ठीक है, जैसे आपने गुब्बारे को भरा हवा से, हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। चौथी भी है एक तरह से, जो मैं इस 8वीं कक्षा के स्तर पर मैं इसको विस्तार से बनाना है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। सिर्फ आप जनरल नॉलेज के लिए याद रख लीजिए, बड़ी कक्षाओं के काम की बात है, ठीक है। वैसे पदार्थ की जो है वो चार अवस्था रह जाएगी बड़ी कक्षाओं के हिसाब से देखें तो, आपके ज्ञान के स्तर तक याद आधार पर तो ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। लेकिन आपके अपनी कक्षा के आधार पर मैं इसको तीन प्रकार से बता के चल रहा हूँ, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ये कैसे होता है सुनिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पानी की, बात कर लेते हैं। सबसे सरल उदाहरण, एक क्रियाकलाप जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है, ठोस अवस्था में क्या है, बर्फ है। क्या है, बर्फ। कौन सी अवस्था है ये, ठोस, ठीक है। जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तरल रूप में आ जाएगा। तरल को दोबारा हम क्या बोलते हैं, द्रव भी बोलते हैं, द्रव रूप। तरल को हम क्या बोलते हैं, द्रव रूप भी बोलते हैं। ये क्या आ जाएगा, हमारा पानी, ठीक है। फिर हमने लगातार उसको और गर्म किया, हमने इसको क्या किया, गर्म किया, तो बर्फ को गर्म किया, जो ठोस रूप था, तो गर्म करने पर वो तरल रूप में आ आया। और इस तरल रूप को, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, पानी। इस पानी को ये लिखा होगा सही, इसको हमने फिर गर्म किया तो ये क्या हो जाएगा, आप देखोगे
ये क्या बन गया आपका भाप, ये क्या बन गया भाप यानी गैस, ये क्या गया, इसको बोलते हैं जल वाष्प, जल वाष्प, ठीक है। तो यानी तरल से क्या बन गया वाष्प। तो ये क्या है, जब भी किसी भी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वह अपनी अवस्था परिवर्तित करता है। ऊष्मा देने पर ठोस द्रव में बदल जाते हैं और द्रव को गर्म करने पर जब उनको ऊष्मा दी जाती है तो वो गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे सामने तीन परिभाषाएं आती है अभी, जिनको मैं बता रहा हूँ आपको, समझिएगा। सबसे पहले ये है हमारा तीन क्रम रहती है। पहला होता है द्रव्यनांक, द्रव्यनांक को ही हम दूसरा नाम देते हैं गलनांक, गलनांक क्या है, यह वह तापमान, वह तापमान जिस पर कोई ठोस, जिस पर कोई ठोस पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है तरल या द्रव अवस्था में, तरल या द्रव अवस्था में बदल जाता है, अवस्था में बदल जाता है, उसे उस पदार्थ का, उस पदार्थ का द्रव्यनांक, द्रव्यनांक या गलनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं। देखिए जैसे मैं लेता हूं उदाहरण के लिए बर्फ, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ क्या है, ठोस है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ क्या है, ठोस। जैसे ही ठोस को गर्म करोगे, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, पानी बन जाएगा, तरल अवस्था में जाएगा पानी। तो ये ठोस को अंतिम करके क्या बना देगी, पानी, ठीक है भाई, ये पानी आ गया, ये क्या है इसकी तरल अवस्था। तो ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में प्लस में जो तापमान बढ़ेगा यानी 0.1 0.2 ये सारे क्या है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसी अवस्था है जिसमें ठोस और तरल दोनों अवस्थाएं में से तो देखा जाए बड़े सतह पे बात करें इक्विलिब्रियम अवस्था में होती है, आधा पानी आधा ठोस, ठीक है। 0 से नीचे आने के बाद, 0 से नीचे आने के बाद परफेक्ट ठोस बनता है। मैं बता रहा हूं आपको, ये बड़ी कक्षा का विषय है वैसे तो, लेकिन भी बताता हूं, 0 एग्जैक्ट 0 डिग्री पे बात करें तो आपको बताना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या है, ठोस रूप में होता है। लेकिन यहाँ वास्तविकता क्या है कि सही मायने से 0 डिग्री सेल्सियस ना तो पूर्ण रूप से ठोस होता है ना पूर्ण रूप से द्रव होता है, दोनों की मतलब मिक्स स्टेट है, ये मिश्रित अवस्था है, आधा तरल और आधा ठोस। लेकिन जैसे हम 0 से ज्यादा कर देंगे, थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो पूर्ण रूप से तरल अवस्था में आ जाएगा, और जैसे ही 0 से थोड़ा कम कर देंगे तो पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो यानी अब हमेशा तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है, द्रव्यनांक क्या गलनांक से क्या अभिप्राय है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पदार्थ A है, इस A पदार्थ को हमने गर्म किया, अगर हमने इसको 290 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो ये तरल रूप में आ गया, ये कौन से था, ठोस रूप में। ये पदार्थ तो A ही रहेगा, लेकिन यहाँ ठोस से ये जो ठोस मान लीजिए ये ठोस है, इसकी अवस्था कैसे हो जाएगी, तरल अवस्था हो जाएगी। तो 290 डिग्री सेल्सियस ये इसका द्रव्यनांक हो गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा आता है हमारा, जो दूसरा है वो क्या आता है, द्रव्यनांक और गलनांक की बात है। दूसरा है हमारा क्वथनांक, दूसरा आता है क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक है। और सॉरी एक चीज मैं बोले बताता हूं, पहला मैंने क्या बताया था, द्रव्यनांक, द्रव्यनांक, इसका दूसरा नाम क्या होता था, गलनांक। गलना बोलते ना, गल गया, बर्फ गल गई और इसका पानी हो गया, गलना यानी ठोस से द्रव रूप में बदलना भी गलना कहलाता है, या फिर द्रव होना कहलाता है, द्रवीकरण, द्रवीकरण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बताना था मैं, तो मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। ये था क्वथनांक, क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट ये था, मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर। और क्वथनांक बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस तापमान पर, जिस तापमान पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसे हम उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो मान लीजिए एक पदार्थ है A, ठीक है, ये किस अवस्था में है, तरल अवस्था में। ये वेवी लाइन किसको दर्शाती है, तरल अवस्था को, ठीक है। हमने इसको गर्म किया 310 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये जो इस तरह से वेवी लाइन है, ये क्या हो गया, भाप, यानी क्या होता है, भाप हल्के होकर के ऊपर उठते ना,
आपने देखा ना, आप घर में चाय बनाते हो, चाय बनाते समय आपने देखा भाप ऊपर की तरफ उठती जा रही है, ठीक है। तो ये ऊपर की ये जो वेव डायनामिक्स में ये भाप यानी गैस की अवस्था को दर्शाती है। तो यहाँ जो ये पदार्थ ए है, ये पदार्थ तो ए ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसकी तरफ अवस्था बदल गई, तरल अवस्था से किस में चला गया, गैसीय अवस्था में चला गया, ठीक है। तो ये जो 310 डिग्री सेल्सियस है ना, ये इसका क्या है, तापमान यानी बॉइलिंग पॉइंट। These are very two important thing, melting point and boiling point. तो अभी अब हम इसके बाद करते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। ऊष्मा के स्थानांतरण का नियम, ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, ऊष्मा हमेशा क्या होता है, अधिक तापमान से, अधिक तापमान वाले पदार्थ से कम तापमान वाले पदार्थ की ओर, वाले पदार्थ की तरफ या इसको लिख सकते हैं और बहती है या बहती है। देखिए समझ लीजिए आप, ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है ए, कोई भी अवस्था इसकी तरल है, ए का जो तापमान है मान लीजिए कितना है, 210 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और ये दूसरा पदार्थ है क्या, बी, इसका तापमान कितना है, 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर दोनों को मिलाएंगे तो ऊष्मा क्या करेगी, ए से बी में जाएगी, क्योंकि क्या है, अधिक तापमान से कम तापमान। जिस प्रकार जो पानी है ना, ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ बहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण से, उसी प्रकार से एक सिद्धांत ये भी है कि जो ऊष्मा है वह अधिक तापमान वाले पदार्थ से कम तापमान वाले पदार्थ की ओर बहेगी। कैसे बहेगी वो हम आगे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कहता है कि जैसे मान लीजिए इसको सिद्धांत समझ लीजिए, ये कहता है, और एक दूसरी बात जैसे मान लीजिए ए का तापमान कितना था, 210 बताया था, और बी वस्तु का तापमान कितना था, 180 डिग्री सेल्सियस। जब ये ऊष्मा इसमें बहेगी, ठीक है, जिस वस्तु का या जिस पदार्थ का तापमान अधिक था, उसको जिस पदार्थ का तापमान कम है, उसको आपस में मिलाने पर क्या होगा, दोनों का तापमान जो है बदल जाएगा। अधिक तापमान वाले का तापमान जो था वो कम हो जाएगा और कम वाले का अधिक हो जाएगा। हमेशा दोनों के मिलने के बाद, ठीक है, उनके बीच का तापमान बनेगा, किसका, बीच का तापमान। यानी मान लीजिए ए और बी को मिलाया तो ए का तापमान तो 210 से कम हो जाएगा, 210 से कम हो जाएगा मिलाने के बाद। कब, मिलाने के बाद। और जो बी है ना, बी का तापमान 180 से ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये बहुत बड़ी गणनाएं हैं, बड़ी कक्षाओं का विषय है, आप सब मोटे तौर पर समझ लीजिए। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है जिनके अंदर तापमान में अंतर होता है, उनको मिलाने के बाद दोनों पदार्थों के तापमान में अंतर आएगा, और वह अंतर जो होगा, जो सबसे कम तापमान जो था पहले, ठीक है, दो या दो से अधिक चीजें बना सकते हैं, तो कम वाले का तो ज्यादा हो जाएगा, यानी बीच में आएगा एक रेंज। सपोज मैं उदाहरण देता हूँ, कहता है कि एक प्याली है, प्याली में पानी भरा है, पानी में एक प्याली है, उसमें हमने पानी भरा है, जिसका तापमान कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस। हम प्याली में एक चम्मच रख देते हैं, चम्मच, जिसका तापमान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मान लीजिए एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर ये जो पानी है, ये गर्म पानी है, इसका तापमान कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ये चम्मच डाल दिया, और इस चम्मच को डालने से पहले हमने देखा इस चम्मच का तापमान कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, ऊष्मा कहां से कहां बहेगी, ऊष्मा हमारी जो है पानी से चम्मच की तरफ बहेगी, पानी से चम्मच की तरफ बहेगी, ये ऊष्मा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, जब ऊष्मा इधर से उधर बहेगी तो ऊष्मा के जो मात्रा उसमें कमी आएगी ना, परिवर्तन आएगा, सॉरी। तो जो प्याली के पानी का तापमान होगा वो तो क्या होगा, हमारा 60 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, ठीक है। और चम्मच का तापमान क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा। यानी हमेशा क्या होगा, तापमान यानी जो न्यूनतम तापमान था, जो पदार्थों को मिलाया जाता है, जिन पदार्थों को मिलाया जाता है, उन पदार्थों में सबसे न्यूनतम तापमान जो होता है उससे तो अधिक होगा, और अधिकतम तापमान जो होता है उससे कम होगा, यानी उनके बीच में होगा। तो यानी तापमान जो होगा मिलाने के बाद 20 डिग्री सेल्सियस से
60 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, ना तो 20 होगा ना 60 होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा, 20 से 60 के बीच में। यही नहीं है, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, इसी अवस्था में ले लेते हैं, इसी को हम वापस रिवर्स करते हैं। अभी हमने क्या लिया, एक प्याली ली, उस प्याली के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, पानी। पानी का तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिए थे, चम्मच डाल दिया, जो एक स्टील की चम्मच थी, और हमने स्टील की चम्मच को गर्म किया हुआ था 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब जब हमने इसको डाल दिया तो उसके बाद क्या हुआ, ऊष्मा कहां से कहां बदल परिवर्तित होगी, तो यहां बदल गई, क्योंकि ऊष्मा का सिद्धांत क्या है, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर बहती है। तो यहाँ चम्मच का तापमान क्या था, यहाँ पे ऊष्मा का क्या होगा, चम्मच से ऊष्मा कहां जाएगी, पानी की तरफ जाएगी, चम्मच से पानी की तरफ, यानी चम्मच का तापमान। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, तापमान 60, चम्मच का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, और पानी का तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तापमान जो होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में आएगा, ठीक है। कितना आएगा, ये भी मतलब एक विज्ञान है, बड़े स्तर की बातें हैं। 8वीं के संदर्भ से आप इतना याद रख लीजिए कि जब भी उस दो वस्तुओं के तापमान में अंतर होता है, ठीक है, तो ऊष्मा का प्रवाह बनता है, ठीक है। क्लियर, इट इज क्लियर। तो यही देखिए, इसी ऊष्मा के प्रवाह के कारण से अभी हमने एक विस्तार से बात करनी है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जब भी दो वस्तुओं को मिलाया जाएगा जिनके तापमान में अंतर है, तो उनके मिलने के बाद जो तापमान होगा वो कम से कम जो तापमान था न्यूनतम और अधिकतम, उन दोनों के बीच का एक रेंज में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हमने बात की थी, ये हमने क्या ऊष्मा स्थानांतर, और ये चीजें जो सारी पढ़ ली ना, इसका एक एप्लीकेशन देखिए आप, ठीक है। ऊष्मा का जो प्रभाव थे, हमने दो पढ़े थे ना, ऊष्मा के प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव मैंने पहला क्या पढ़ा था, पहला तो पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार। और जो दूसरा था क्या बता था, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, ठीक है। तीसरा जो है ना, ये कहता है वायु का बहना, वायु यानी पवन का बहना, ठीक है। जो हवाएं चलती है ना, ये क्यों चलती हैं, ऊष्मा के कारण से। देखिए मैं बता रहा हूं, ये पदार्थ एक स्थान है ए और ये स्थान है बी, ठीक है। ऊष्मा का प्रभाव देख लीजिए, यहाँ ऊष्मा, यहाँ पे भी वायु है, यहाँ पे भी वायु, दोनों स्थानों पे क्या है, वायु। यहाँ जो वायु है और यहाँ ये वायु है, अलग अलग भौगोलिक स्थानों के जो तापमान उसमें अंतर होता है विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से। समुद्र तल से ऊंचाई, वहां पर पहुंचने वाली सूर्य की किरणें कितनी पहुंच रही है, कितनी नहीं पहुंच रही, उसके आधार पे मान लीजिए ए जो स्थान है उसका तापमान कितना है, वहां का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो बी है, बी का तापमान कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दो स्थानों में अंतर हो गया। तो देखिए, एक तो देखिए थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो यहाँ की वायु जो गर्म है, तुलनात्मक रूप से गर्म होने के कारण ये वायु क्या ऊपर उठ जाएगी, वायु हल्की होती है तो ऊपर उठ जाती है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, एक गुब्बारा लीजिए, जो हमारे गुब्बारे होते हैं ना, बलून, आपने फिल्मों में वगैरह देखा होगा, इस तरह से गुब्बारे हैं, उनके नीचे आग जला दी जाती है, वो आग क्या करती है, हीट होती है ना। तो ये जो पॉलिस्टर से बना हुआ होता है, सॉरी नायलॉन का बना होता है जो बैग, ठीक है, संश्लेषण होगा, वो गर्म हवा इसके अंदर इकट्ठा हो जाती है और ये ऊपर उठता है, ठीक है, यानी वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो जो ए स्थान है वहां की वायु में उसका तापमान क्या है, ज्यादा है, तो उस स्थान से वायु क्या है, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, रिक्त स्थान बनेगा, रिक्त स्थान बनेगा, रिक्त स्थान बनेगा, लेकिन बनता नहीं है, बनना चाहिए सिद्धांत के अनुसार। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए चारों तरफ से वायु आ जाएगी, चारों तरफ से, किधर से, जहां तापमान कम है, यानी ये स्थान बी है, बी स्थान का तापमान क्या है 30, तो यहाँ वायु क्या है, वायु का तापमान कम है, तो वायु का तापमान कम है, तो यहाँ पर जो वायु का दबाव ना, वायु का दबाव वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायु का दबाव क्या है, वायु दबाव क्या है, अधिक तापमान पर, यानी एक स्थान होता है तापमान और दूसरी चीज होती है दबाव, ठीक है, जिसको बोलते हैं वायुवीय दबाव, वायुवीय दबाव, ठीक है। अगर तापमान अधिक होगा तो वायुवीय दबाव कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तापमान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तापमान अधिक है तो क्या आ गया, वायवीय दाब जो है वो कम होगी, ठीक है। आप इजिकल एक बटे दाब, ठीक है, यानी दाब बढ़ेगी तो तापमान कम होगा, सॉरी हाँ ठीक है। तापमान बढ़ेगा तो प्रसारण होगा, प्रसारण होने से क्या वायु का दबाव वहां पे कम हो जाएगा। और नियम है वायु अधिक, यहाँ पे वायु का दबाव क्या है, अधिक दबाव है, वायु का दबाव क्या है, अधिक दबाव है, वायु की बात हो रही है। तो वायु का जो दबाव होता है इसके कारण से अधिक दबाव से कम दबाव पर बहती है। गैसों का एक नियम है, जैसे उष्मा का नियम है अधिक तापमान से कम तापमान की ओर उष्मा बहती है, इसी प्रकार से वायु या गैसों का नियम है गैसें अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहती हैं। तो एक स्थान है ए जिसका तापमान कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, तो अधिक तापमान होने के कारण वहां पे वायु का दबाव तुलनात्मक रूप से कर रहे हैं हम बी से तुलना करते हुए वायु का दबाव क्या कम है, और बी स्थान के वायु का जो तापमान हो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ तापमान 30 है, तो यहाँ पे इसकी तुलना ए की तुलना में जो वायु का दबाव हो गया है अधिक है, तो क्या होता है वायु अधिक दबाव से कम दबाव, तो यानी यहाँ से क्या है पौने किधर चलेगी, बी से ए की तरफ, कहाँ चलेगी, बी से ए की तरफ, ठीक है। और या अगर हम उल्टा रिवर्स कर देते हैं, एक ऐसी स्थिति आती है ए का तापमान कितना आता है 30, यहाँ पे आ जाता मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस आ गया, और बी स्थान किसी भी कारण से यहाँ पे तापमान हो गया था 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब जो है ना ये क्या है वायु की दिशा, वायु की दिशा ये चली। अब यहाँ पे क्या है तापमान कम है, तापमान कम होने के कारण से यहाँ पे क्या दबाव क्या होगा, अधिक होगा, और यहाँ पे तापमान अधिक है तो वायु का दबाव क्या कम होगा, तो यहाँ से जो वायु है वो क्या है, ये यानी ठंडी वायु ए से बी की ओर बहेगी, यानी ये वायु के बने। तो उष्मा परिवर्तन यानी उष्मा का ये भी प्रभाव होता है, दो अलग अलग स्थानों पर जो तापमान में अंतर होने के कारण से, तापमान में अंतर का मतलब वहां के एनवायरनमेंट में एनर्जी कंटेंट जो हीट एनर्जी वो है उसका कंटेंट जो डिफरेंस है, उसमें अंतर है, तो पवनें बढ़ती हैं। इसी सिद्धांत पर हमारे सामने एक नया टॉपिक आता है थल समीर और जल समीर। देखिए अब मैं इसको ए और बी को बताता हूं। अब ये आता है समुद्री समीर, क्या आता है समुद्री समीर, ठीक है, और कुछ आता है थल समीर, क्या आता है थल समीर, ठीक है। थल को क्या बोलते हैं, थल यानी भूमि, थल यानी भूमि, समुद्र यानी ये हमारा बड़ा सारा विशाल समुद्र है, ठीक है, ये क्या है समुद्र, ठीक है। और ये क्या हमारा थल है, यानी हमारी ये बिल्डिंग बनी हुई है, यानी समुद्र तट के पास, समुद्र तट पर बसे हुए कोई नगर शहर मान लीजिए कोई भी है, तो ये हमारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ठीक है, ये इमारतें यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या तरीके, अब हम बात करते हैं जल की। एक तरफ तो जल है और दूसरी तरफ थल यानी भूमि है, भूमि, ठीक है। तो जो भूमि होती है, जल जो है वो उष्मा को ग्रहण करता है, धीरे धीरे तो ये गर्म होगा, और धीरे धीरे गर्म होगा तो धीरे धीरे ये ठंडा होगा। और भूमि की यानी मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। यानी जल के अंदर क्या है, यहाँ जल क्या है धीरे धीरे गर्म होता है, जल धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा, ठीक है, ये एक सिद्धांत है। और अगर हम बात करते हैं भूमि या मिट्टी की, तो क्या है शीघ्रता से गर्म हो जाएगी और शीघ्रता से ही ठंडी होगी, शीघ्रता से ठंडी। देखो यहीं पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है इसी टॉपिक को बताने से पहले एक क्वेश्चन इसी पे दे देता हूं। रेगिस्तान में दिन गर्म और रात ठंडी होती है, रात ठंडी होती है, रात ठंडी होती है। क्यों? रेगिस्तान में क्या होता है, मिट्टी होती है चारों तरफ, ठीक है, सैंड, तो जो सैंड है वो बहुत जल्दी ही क्या है, जैसे दिन के समय सूर्य की किरणें बढ़ती हैं तो ये सैंड क्या गर्म हो जाएगी। ये उष्मा का क्या करती है, अवशोषण, उष्मा के अवशोषण करने के कारण से क्या है बहुत तेजी से गर्म हो जाएगी। तो दिन के समय में जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी उष्मा को ग्रहण करती है, सीधा जल्दी से ग्रहण करेगी तो जल्दी से छोड़ भी देगी।
तो जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त के बाद जो गर्म रेत था वो सारी अपनी ऊष्मा को क्या उत्सर्जित कर देता है, छोड़ देता है, और उसके बाद ये ठंडा भी हो जाता है। इसी कारण से जो समुद्र रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान के जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं और जो रात होते हैं वो बहुत ठंडी होती है। ठीक है, एक प्रश्न तो यहाँ पे है। अब चलिए वापस चलते हैं समुद्र समीप पे। तो दिन के समय में क्या होता है? दिन के समय में दिन में जो समुद्र है ना, सॉरी दिन में जो सूर्य है, तो जो समुद्र का जल वो क्या धीरे धीरे गर्म होगा। इसका मतलब धीरे धीरे गर्म होता तो तापमान क्या होगा समुद्र के तट का, समुद्र का कम होगा। और जो थल है यानी जो कंक्रीट से बनी हुई हमारी माटी वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगी, गर्म होंगी। तो दिन के समय की बात हो रही है। दिन के समय में समुद्रीय जल का तापमान कम होता है, यहाँ पे जो वायु है वो तापमान का कम है, और थल में जो हमारी कंक्रीट से बनी बिल्डिंग इमारतों के चारों जो वायु है वह गर्म है। तो गर्म हवा होगी तो क्या होगी, गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर उठ जाएगी। यहाँ पे क्या है, वायु का दबाव क्या जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तापमान कम होने की वजह से क्या है, वायु दाब क्या है, ज्यादा है, वायु दाब क्या है, ज्यादा। तो क्या है, ज्यादा वायु दाब के कारण से दिन के समय में जो ठंडी हवाएं, ठंडी, सीधी सी बात है, यहाँ पे तापमान कितना है, यहाँ पे तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जो वायु आएगी इसका तापमान कितना है 20 डिग्री, यानी ठंडी होगी ना। तो दिन के समय में ठंडी हवाएं समुद्र से थल की ओर बहती हैं, ठीक है ना, थल की ओर बहती है, इसे हम क्या कहते हैं, समुद्र समीर। यानी हमारी भी भाषा क्या होगी, समुद्र समीर किसे कहते हैं। समीर का मतलब कहता है वायु, यानी क्या है, ये पर्यायवाची है ना, हवा, वायु, समुद्र, ठीक है, ये सब क्या है, वायु के पर्यायवाची हैं, ठीक है, समीर। तो दिन के समय में ठंडी हवाएं समुद्र से थल की ओर बहती हैं, इसे बोलते हैं समुद्र समीर। रात को उल्टा हो जाता है वापस, ये दिन में गर्म होते 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 सारा दिन इसके ऊपर धूप पड़ी, इसका तापमान हो गया 40 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 40 था। सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त होने के बाद जितना इसने तेजी से लिया था ये जल्दी से कितना है 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये कंक्रीट थल है, बहुत जल्दी ऊष्मा छोड़ भी रहा है, उत्सर्जित की है, ऊष्मा अवशोषित की थी जितनी शीघ्रता से उतनी शीघ्रता से अवशोषित ऊष्मा को उत्सर्जित कर दिया, छोड़ दिया, तो ये ठंडा हो गया। अब यहाँ देखिए, ये धीरे धीरे गर्म हुआ था तो धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब यहाँ तापमान क्या है, ज्यादा, तापमान ज्यादा हो, ये कब है, रात के समय की बात है, रात के समय समुद्र का तापमान अधिक है, तो इसका मतलब क्या है, वायु दाब यहाँ पे क्या है, वायु दाब कम है, और थल पे क्या है, वायु दाब क्या है, रात के समय वायु दाब यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तापमान कम है। तो कहता है रात के समय में उल्टा हो जाएगा ये, तो यहाँ तापमान कम है तो यहाँ की वायु क्या ठंडी है, तो यहाँ आ जाता है थल समीर, इसको बोलते हैं थल समीर। थल समीर का मतलब कहता है रात के समय थल की तरफ से ठंडी हवाएं समुद्र की ओर बहती हैं, समुद्र की तरफ, ये इसको और बोल देते हैं, एक मतलब होती है और बहती हैं, इसे कहते हैं थल समीर कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ आपको, थल समीर और जल समीर। एक प्रश्न ये आता है कि जो समुद्रीय स्थानों पर, तटीय स्थानों पर बसे हुए शहर हैं, नगर हैं, वहां लोग अपने घर की खिड़की दरवाजे जो है वो समुद्रीय तट की तरफ करते हैं। यानी मान लीजिए इधर समुद्र का तट है, ये इधर क्या बिल्डिंग है, इन बिल्डिंगों की खिड़की दरवाजे समुद्र के ओर क्यों होंगे। देखिए दिन का समय है, दिन के समय में जो ठंडी हवाएं आएंगी, खिड़की दरवाजे उधर हैं समुद्र के तट की ओर, तो वो बड़ी सरलता से क्या है, भीतर जो है उनको ठंडी हवा मिलेगी। रात के समय में क्या है, गर्मी हो गया, उनका जो बिल्डिंग इमारतें गर्म होगी, तो ऊष्मा जो है वो निकलेगी ना, खिड़की दरवाजे उधर है, तो प्रवाह में किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। इसीलिए समुद्रीय तटों पर बसे हुए जो स्थान हैं, वहां पर बनी हुई जो इमारतें हैं, उनकी खिड़की दरवाजे जो है समुद्र की तरफ किए जाते हैं, ताकि जो ठंडी हवाओं का जो उसकी हवाओं के जो दिशा है ना, उसमें हवाओं के बहने में किसी प्रकार की कोई बाधा या अवरोध ना रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट समुद्र समीर और थल समीर। अब आगे हम बात करेंगे ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में।